टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स जीएस पॉइंटर आता है, उसमें हम पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कौन कौन से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं वो भी देखेंगे, और कई सारे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये आपका 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे उनमें यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग्स एवं वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका नागालैंड है, और इस ऐप का नाम है मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शन नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी ये कोहिमा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात किस कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये अभी 28 सितंबर को इनका निधन हुआ है। MS स्वामीनाथन काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं भारत की, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन, जिनका अभी कुछ ही दिन पहले निधन हुआ है। ठीक है, ये कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे हुआ है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का एशिया में पहली बार कहाँ पे आयोजन किया गया? ये बेंगलुरु में आयोजन हुआ है, कर्नाटक में। आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपके 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला, हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका भी निधन हुआ है, वो MS स्वामीनाथन है उनका नाम। और जो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसी के साथ विश्व कॉफ़ी सम्मेलन ये एशिया में पहली बार आयोजन हुआ है और ये बेंगलुरु में हुआ है। तो ये दोनों ही भारत में आयोजित हुए हैं, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ से, यह है जो आपका कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था, ये 5वां संस्करण था, और इसका आयोजन जो कराता है वह अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन और भारत कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, आपको ये केवल यही याद रखना है कि ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो ये बेंगलुरु था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेज़बानी सऊदी अरब के द्वारा की गई है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष की जो थीम थी वह थी पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, तो ये पर्यटन से संबंधित आप तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व पर्यटन दिवस है उसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? वह सऊदी अरब के द्वारा की गई। और उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश का जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये 7वां वहाँ का टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश के टाइगर भी हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, किन अभ्यारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, ये 2 जो सेंचुरी थी इनको मिला के यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसको चुना गया? माता अमृतानंदमयी देवी। ठीक है, माता अमृतानंदमयी देवी को अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है आपका, वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ठीक है, तो ये थी आपकी 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। तो ये नाम याद रखिएगा आप। ऑस्कर में इस बार हमने जो मूवी भेजी है वह एवरीवन इज़ अ हीरो 2018 इसका नाम है।
तो इसको याद रखिएगा आप। यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, यह जो फिल्म है, ये जो मूवी है, ये केरल में जो बाढ़ आई थी 2018 उसके ऊपर बनाई गई थी। तो ये मलयालम भाषा की फिल्म है। इसके निर्देशक हैं जूड एंथनी जोसेफ। ये मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप केवल मूवी का नाम याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने किसे बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये भार्गव दास गुप्ता हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 यह किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 132 देश शामिल हैं और यह इस बार 16वां संस्करण था, ठीक है। जो इसके शीर्ष 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। इसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ पे भारत की क्या रैंकिंग थी, तो भारत की रैंकिंग थी 40वीं, ठीक है। आपको यहाँ पे यह 2 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये कि ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं, और ये भारत इसमें 40वीं रैंक पे है, ठीक है। भारत का स्कोर 38.1 था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे कि भारत की रैंकिंग क्या रही है इसमें, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, 2023 में भारत की रैंक 40वीं रही है, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? द टाइम्स हायर एजुकेशन। और इसमें भारत की क्या जो स्थिति रही है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए जो भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान है वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। इसी के साथ इसका जो विश्व का जो सबसे प्रथम स्थान पे आया विश्वविद्यालय वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन की है, वहाँ का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। इसमें आप भारत का याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पत्तन के माध्यम से किया गया, मतलब किस पोर्ट से ये ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया है? तो ये वीओ चिदम्बरम पत्तन है तमिलनाडु का। यह आयात किसके लिए किया गया है? तूतीकोरन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो मतलब रेबीज़ दिवस है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये आपको पता ही होगा, लुई पाश्चर, जिन्होंने इसके लिए रेबीज़ का जो टीका खोजा था, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के जो पुण्यतिथि है उसके रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई? ये भगत सिंह थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के ग्राम बंगा में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? ये नेपाल है। एशियाई जो गेम्स चल रहे थे वहाँ पे नेपाल ने यह कारनामा किया और जो 20 ओवर का मैच होता है उसमें 300 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए थे। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यह इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ में ये स्कोर किया था। इसके बाद है आपका 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये जो भारत में जो सम्मेलन होते हैं उनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद 2023 में चर्चा में रहा PET 46। यह क्या है? यह एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन एंजाइम, आपको पता ही होगा प्रोटीन के बने होते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि PET 46 क्या है, यह एक एंजाइम है, ठीक है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। ये वाराणसी में बना है और इसकी जो थीम है वह भगवान शिव के ऊपर बनाई गई है, जिसमें डमरू के आकार की फ्लड लाइट्स वगैरह हैं। तो ये आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी चर्चित रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ये वाराणसी में बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पुराना संसद भवन है वह अब किस नाम से जाना जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपके यहाँ से आने की संभावना रहेगी। इसको संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा अब। तो ये याद रखिएगा, जो पुराना संसद भवन है वह अब संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर
2023 का आयोजन दिल्ली कैंट में किया गया था, याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाती है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, यह पहला संस्करण था। इसके बाद आप याद रखिएगा नेक्स्ट, नदी उत्सव। नदी उत्सव यह 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और यह चौथा इसका संस्करण था। तो आप केवल इतना याद रखिएगा, नदी उत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है फैक्ट आपका, आदि शंकराचार्य की जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है, इसका अनावरण किया गया अभी हाल ही में। यह मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थान है, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और आदि शंकराचार्य के यह प्रतिमा है, अष्टधातु की यह प्रतिमा बनाई गई है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से आप ये याद रखिएगा, एक तो इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, और यह कितनी इसकी ऊंचाई है, ये 108 फीट है और ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, पणजी गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, ये इसका उद्घाटन वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद महिला आरक्षण विधेयक 2023, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये बिल पारित हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में यह 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ, जबकि राज्यसभा में यह 21 सितंबर 2023 को पारित हुआ। आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि यह संशोधन जो विधेयक है, यह 128वां संविधान संशोधन है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो नाम रखा गया है वह नारी शक्ति वंदन विधेयक इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। एक तो यह जो महिला आरक्षण विधेयक है, इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति वंदन विधेयक, और यह संविधान संशोधन 128वां है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 2023 में अर्धपालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, यह मिथुन इसका नाम है। यह मान्यता FSSAI के द्वारा दी गई थी। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एक सांविधिक निकाय है। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो पूरा नाम है, याद रखिएगा आप। भारत ने किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। यह है होयसल मंदिर समूह है, इनको विश्व विरासत जो उसमें समूह में शामिल किया गया है। यह भारत का 42वां विरासत स्थल होगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यह कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको पता होगा, ये कर्नाटक में अवस्थित है। और इन मंदिरों का निर्माण किस वंश में हुआ था, ये होयसल वंश में हुआ था। ठीक है, 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में। और इन मंदिरों की जो शैली है वह वेसर शैली है, तो ये आप याद रखिएगा। आपको यहाँ से याद रखना है कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची है, इसमें होयसल मंदिर समूह को शामिल किया गया है। ये कर्नाटक में अवस्थित है और ये भारत का जो 42वां विश्व विरासत स्थल होगा। ठीक है, आपको बस यहाँ से ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से मंदिर हैं, इस जो होयसल मंदिर समूह है, इसमें चेन्ना केशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है, केशव मंदिर है। तो ये 3 मंदिर हैं, जो ये मंदिर समूह है, इसमें 3 मंदिर आते हैं। इसके बाद किस राज्य के अत्रेयापुरम पुथारेकुला, ये एक बाकी पारंपरिक मिठाई है, इसको GI टैग मिला है अभी, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आप ये याद रखिएगा, GI टैग वाले क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित OPD का शुभारंभ किया गया है, यह दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया जो RML हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ पे इसका जो OPD है उसकी शुरुआत की गई है ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, इसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन, यह नई दिल्ली में 20 से 21 सितंबर को किया गया था। आप केवल ये याद रखिएगा कि ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है,
तो ये याद रखिएगा, ये सफदरगंज हवाई अड्डा है नई दिल्ली का, यहाँ पे उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपका। भारत की जो नई संसद है उसमें पहली बैठक कब आयोजित की गई? ये 19 सितंबर को आयोजित की गई। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था जो कि 19 सितंबर को नई संसद में इसका हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? तो ये मध्य प्रदेश है। आपको पता होगा जो भोज ताल है, मध्य प्रदेश का जो बड़ा तालाब है उसको भोज ताल के नाम से जाना जाता है। ये अभी कुछ समय पहले ही इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और ये भोपाल में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है। इसको 2002 में वेटलैंड का दर्जा दिया गया था, माफ़ कीजिए, काफ़ी समय पहले इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था। अभी कुछ समय पहले जो मध्य प्रदेश में वेटलैंड या आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है वो याद रखिएगा आप। ये है मध्य प्रदेश में शिवपुरी ज़िले में आपकी सांख्य सागर झील है, उसको अभी आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 4 या 5 साइट हैं, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि तेंदुओं की भी और इसके अलावा टाइगर की, चीते की, मतलब सभी मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक इनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब जो जैसे कि शेर भी है यहाँ पे, चीता भी है, तेंदुआ भी है और आपका टाइगर भी है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये पंजाब सरकार है और इसमें जो फसल होगी वह बासमती चावल होगी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको पता होगा। प्रोजेक्ट जो चीता था ये मध्य प्रदेश के कूनो, जो मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला है, वहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से और कुछ अफ्रीकी देशों से चीतों को लाया गया था। इसमें सबसे पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे, जो 8 चीते थे, उन्हें 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया था। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को 12 चीते जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे उन्हें यहाँ पे छोड़ा गया। आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो चीते हैं भारत से, ये 1952 में विलुप्त हो चुके थे और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत में चीते अब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे चीते, तेंदुआ और शेर, बाघ सभी पाए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत ये 18 सितंबर को हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये आपको पता होगा, और ये मतलब अप्रत्यक्ष उससे चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान कितने स्थानों पर संचालित किया गया? तो ये 89 स्थानों पर यह जो अभियान है इसका संचालन हुआ। इसमें 8 आपके जो तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। ठीक है, इसका संचालन कौन ने किया था? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, इसका संचालन जो करते हैं। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट रहेगा, अशोक लेलैंड ने एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई की स्थापना की है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इनने समझौता ज्ञापन जो MOU होता है वह हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और ये लखनऊ में ये इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट अभिनंदन, ये एयर इंडिया ने इसका प्रारंभ किया है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन ये किससे संबंधित है या फिर किसने इसका किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? तो एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। स्किल ऑन व्हील, यह पहल कहाँ पे लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में इस पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो शुभारंभ किया यह
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पहल का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा आप कि जो स्किल ऑन व्हील है ये एक नई योजना है जो कि नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप में सम्मानित किया? तो ये असम राज्य है। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये आप कमेंट में बताइएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यह किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। और यहीं पे आप याद रखिएगा लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसको पहले 1000 रुपये दिए गए थे, फिर उसके बाद ये प्रति माह दिए जाते हैं। उसके बाद बढ़ा के इसको 1250 रुपये कर दिया गया था और आगे इसको बढ़ा के 3000 रुपये प्रति माह करने की योजना है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसके बाद केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। ये विश्वकर्मा योजना है, इसको याद रखिएगा। इस योजना में क्या क्या रहेगा? देखिए, इसमें जो आपके मजदूर वर्ग हैं, ये जो हथकरघा या कारीगर हैं, उनको बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा। 10 से 20 हज़ार रुपये का प्रारंभिक दिया जाएगा। जो लोन है वह उनको अपने औजार खरीदने के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से इसमें कई सारे चरण हैं, तो ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा योजना के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये योजना कब प्रारंभ हुई? ये 2023 में प्रारंभ हुई है, 17 सितंबर 2023। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार ने किसके लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? यह कृषि एवं सांख्यिकी के लिए किया गया है। ठीक है, इसका विकास किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया है। विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? ये यशोभूमि इसका नाम है। ठीक है, इसका उद्घाटन द्वारका नई दिल्ली में किया गया था और इसमें लगभग 5400 करोड़ रुपए इसके जो लागत है इसमें खर्च होने हैं। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा। ये शांति निकेतन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, तो इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, एक आप याद रखिएगा, ये 41वां विश्व धरोहर स्थल है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो याद रखिएगा, शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा आप, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो ये यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया, शांति निकेतन है, ये पश्चिम बंगाल में है और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर 41वां है भारत में। ठीक है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय था वह विश्व भारती विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? यह बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में जो बीना रिफाइनरी है वहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। इस परियोजना की लागत क्या है? 50,000 करोड़ रुपए। आप याद रखिएगा, यह जो बीना रिफाइनरी है भारत और ओमान, यह 2 देशों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पेट्रोलियम के जो शोधन है वह संयंत्र है। इसी के साथ आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। हम इसको आगे 2 या 3 और जो पार्ट बनेंगे उनमें हम यह पूरा घटना चक्र का जो करंट है इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी आपके सुझाव हैं आप और कोई भी अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।